वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो आज हम क्लास 11th का ही चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 कुछ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रह गए थे उसको कवर करेंगे। तो 6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। आज हम उसके अलावा बाकी कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो देखते हैं। तो 7th हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। तो ये प्रिंसिपल हमारा कहता है जो भी असेट होगा, ठीक है, पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल। वैसे ये प्रिंसिपल कहता है जो भी असेट होगा उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ accounts at the cost price or the price paid to acquire it। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है हम असेट को किस पर रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमारी असेट है उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे अपनी किताबों में। या फिर कॉस्ट प्राइस को हम क्या कह सकते हैं, जो प्राइस हमने जब उसको परचेज किया था उस समय जो हमने प्राइस पे किया था, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, अब इसका ये कहने का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो कॉस्ट प्राइस है, आपने परचेज करी मशीनरी, तो वो 5 लाख रुपीज़ की थी। अब उसकी मार्केट वैल्यू, MV मीन्स मार्केट वैल्यू, घटकर 3 लाख रुपीज़ हो गई। तो हमको उसको रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब अगर मान लो फिर से एक और एग्जाम्पल, उसकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख रुपीज़ ही थी, मार्केट वैल्यू घटने की जगह बढ़ गई, 6 लाख रुपीज़ हो गई, तब भी हम इसको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल सीधा सीधा कहता है, नाम से पता चल रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट मीन्स असेट जो भी होगी उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इस प्रिंसिपल में। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, 8th प्रिंसिपल जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट कह लो या फिर मैचिंग प्रिंसिपल कह लो। अब देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है जैसे ये आपका 1 साल है, ठीक है, इस साल में आपने जितना भी रेवेन्यू कमाया, जितने भी सेल करा, ठीक है, उससे रिलेटेड 1 साल में बिजनेस चला रहे हो, कुछ खर्चे भी हुए होंगे, जितने एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, 1 साल का हमने टाइम पीरियड ले लिया, 12 महीने 1 साल, ठीक है, उस जितना हमने रेवेन्यू अर्न किया और कुछ खर्चे हुए, तो रेवेन्यू में से खर्चों को घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने उस साल में प्रॉफिट कमाया है कि लॉस कमाया है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ये जो एक ही टाइम पीरियड के रेवेन्यू को उसी टाइम पीरियड के खर्चों से घटाना है, मैच करना है। ये नहीं कि आपने रेवेन्यू ले लिया 4 मंथ का, आप उसको कंपेयर कर रहे हो एक्सपेंसेस 2 मंथ के एक्सपेंसेस के साथ, तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमें काम नहीं करना है। अगर आप 4 महीने के रेवेन्यू देख रहे हो तो उसे 4 महीने के, उसी 4 महीने के खर्चों से कंपेयर करो। अगर आप 1 साल के रेवेन्यू देख रहे हो तो उसे उसी 1 साल के खर्चों से कंपेयर करो। ऐसे नहीं करना रेवेन्यू किसी टाइम पीरियड का ले लिया और एक्सपेंसेस किसी टाइम पीरियड के ले लिया, तो ये काम हमें नहीं करना है। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब सेम पीरियड के रेवेन्यू, सेम पीरियड के एक्सपेंसेस। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। It is necessary to match revenue of the period with the
expenses of that period to calculate correct profit or loss for the accounting period. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, नेसेसरी है, ज़रूरी है मैच करना। क्या मैच करना है, रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, किसी एक पीरियड के रेवेन्यू को उसी पीरियड, एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड, उसी पीरियड के एक्सपेंसेस से कंपेयर करना, ताकि हम कैलकुलेट कर सके, डिटरमाइन कर सके एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्यों लिखा है, क्योंकि जनरली हम एक बिजनेस में साल भर के बाद ही देखते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, तो तभी यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड लिखा है। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। तो हमारा अब 9th प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो अब ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को देखते हैं। ठीक है, ड्यूअल वर्ड का आपने मतलब सुना होगा, टू। इसका मतलब होता है टू, कुछ भी दो। ठीक है, जैसे आप कहते हो ड्यूअल सिम का फ़ोन है, तो मतलब दो सिम जा सकती है। ठीक है, तो एक बार इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, ये क्या कहती है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू aspects, that is debit and credit। हर ट्रांजैक्शन के, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं कहती हूँ परचेस करी है आपने मशीनरी फॉर कैश, आपने कैश में मशीन खरीदी, तो आपके पास ट्रांजैक्शन एक हुई, लेकिन मशीन तो आ गई, कैश चला गया। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ आएगा और कुछ जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसको अकाउंट्स में हम बोलते हैं डेबिट क्रेडिट। अभी इनके रूल्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी असेट, ये दोनों हमारी असेट है, मशीन भी मेरा है, कैश भी मेरा है। तो कोई भी असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, और घटेगी तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेकिन हर ट्रांजैक्शन को यहाँ पर जब हम आगे सीखेंगे, तो कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हर ट्रांजैक्शन को, जो भी कोई एक ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस में, उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ डेबिट हो रहा होगा, कुछ क्रेडिट हो रहा होगा। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, मशीन आई तो डेबिट हो रहा है, कैश गया तो क्रेडिट हो रहा है। बाकी डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम फर्दर आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, 10th प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब एक बार पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। रेवेन्यू इज considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been established। अभी सब सर के ऊपर से गया होगा, कुछ डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई शॉप है। ठीक है,
इसने किसी पर्सन को सेल करे गुड्स ऑन Feb 2020। कब करे हैं? फरवरी में। सामान था इसकी दुकान पर, इसने दे दिया, इसको सेल कर दिया, ठीक है। लेकिन ये पैसा कब देगा? ये पैसा देगा 2 महीने बाद मिला इससे। अमाउंट रिसीव्ड इन अप्रैल 2020। हमें इससे अमाउंट मिला है अप्रैल 2020 में, ठीक है। तो हम जब किसी को सेल करते हैं, जो हमें पैसा मिलता है वो होता है मेरा रेवेन्यू, ठीक है। अब मैं उसको कब मानूँ? मेरा रेवेन्यू कब जनरेट हुआ? मैंने रेवेन्यू अर्न कर लिया, मैं ये कह सकती हूँ कब मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ? तो जब मेरे पास से गुड्स चले गए और अब ये पर्सन ऑब्लाइज्ड हो गया मुझे पैसे देने के लिए। अब ये पर्सन को देने ही पड़ेंगे मुझे पैसे। अगर वो नहीं देता तो अलग बात है, मैं उसके ऊपर केस करूँगी या कुछ भी है, मेरा अधिकार है वो, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, गुड्स चले गए, मेरे पास से गुड्स चले गए। अब मेरा अधिकार है कि मुझे इससे पैसे लेने ही लेने हैं। तो जब भी जिस दिन को मेरे पास से गुड्स चले जाएंगे उस दिन को मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कर लूँगी। उस दिन को मैं क्या मान लूँगी? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि इसी दिन इसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ गई कि सामान तो भाई तेरे पास आ गया, अब तूने मुझे पैसे देने हैं। तो उसी दिन इसके सर पर बोझा चढ़ गया। तो मैं अपनी किताबों में इसी दिन लिख लूँगी कि हाँ मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। जैसे हम क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं तभी तो करते हैं कि मेरा इतने की सेल करी है तो इतना पैसा आ जाना चाहिए, मैंने उसी दिन मान लिया, ठीक है। अब इसी में सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, उसको भी हम यही देखेंगे ताकि दोनों एग्जाम्पल साथ साथ में दिखे तो क्लियर रहे। यहाँ पर भी वही शॉप है, ठीक है, और ये कोई पर्सन है। पहले यहाँ इस केस में पहले सेल गई है, पहले सामान गया है, बाद में पैसे आए हैं। यहाँ पर पहले पैसे आ रहे हैं, इसने मुझे एडवांस दे दिया। कब दे दिया? मुझे एडवांस रिसीव्ड हो गया इन February 2020, ठीक है। मुझे एडवांस रिसीव हो गया फेब में, लेकिन मुझे गुड्स देने हैं इसको। गुड्स मैंने दिए इसको सेल इन मई 2020। मैंने इसको मई में गुड्स बेचे, मतलब दिए, ठीक है। इसने मुझे पैसे पहले एडवांस में दे दिए, सामान मेरे पास से बाद में गया। अब जिस दिन भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हुई है, जिस दिन भी गुड्स गए हैं, मैं उस दिन अपनी किताबों में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करूँगी। तो मैं अपनी किताबों में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कब करूँगी? किस दिन मैं रिकॉर्ड करूँगी? जिस दिन मेरे पास से सामान चला गया। तो मैं कह दूँगी हाँ मैंने पैसा कमा लिया, ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू है। अभी जैसे मुझे एडवांस में पैसा मिला था तो वो कोई मेरा रेवेन्यू नहीं था, क्योंकि मैंने उसके बदले में अभी सामने वाले पर्सन को कोई काम करके नहीं दिया था, कोई सेल नहीं करी थी, सिंपल बस मेरे पास पैसा आ गया था, ठीक है। और अब जब मैंने इसको सामान दे दिया तो मैं कहूँगी कि हाँ मेरे पास से सामान चला गया। अब मैं कह सकती हूँ कि अब मैं अपनी किताबों में इस पैसे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गुड्स चले गए तो उस दिन मैंने रिकॉर्ड कर लेना है, जिस दिन यहाँ पर भी गुड्स चले गए तो उस दिन मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कर लेना है। आपसे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। तो एक बार अब इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? रेवेन्यू इज़ कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड, या फिर उस दिन रियलाइज़ करेंगे जिस दिन मिल जाएगा, या फिर रिकॉर्डेड कि उस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, उस दिन मानेंगे कि हमें रेवेन्यू अर्न हो गया व्हेन अ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एंटर्ड इनटू। हम एक तो उस ट्रांजेक्शन में आ गए हों और ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड, और हमारे पास वो पैसा का हमारे पास अधिकार हो कि हाँ अब वो पैसे पर मेरा राइट है
जैसे मैंने यहाँ गुड्स बेच दिए, तो अब मेरा अधिकार है कि मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो उसी दिन मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर पैसे मिल गए, लेकिन अभी मेरा अधिकार दिए इन पैसों पे। जब मैंने गुड्स दे दिए, अब मेरा अधिकार है, हाँ मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कर दिया। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। आसान सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको भी देख लेते हैं ये है क्या। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी अकाउंटिंग होनी चाहिए वो पर्सनल, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ठीक है, अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मतलब जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से हमें अकाउंट्स में गड़बड़ी नहीं करनी है। जो भी होना चाहिए वो साफ़ सुथरा काम होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए, घोटाले नहीं करने हैं। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी हमें घोटाले नहीं करने हैं। तो अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ठीक है, तो अब ये कैसे हो सकता है? तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनके कुछ ना कुछ एविडेंस होने चाहिए। ऑल ट्रांजेक्शन्स शुड बी एविडेंस्ड, उनके एविडेंस होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। वो प्रूफ क्या हो सकते हैं? जैसे किसी भी बिजनेस में सेल परचेज हो रही है तो उनके बिल हो गए, तो वो एक्चुअल बिल होंगे, तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो दीज एविडेंसेस आर, क्या हो गए वो? बिल वगैरह हो गए, इनवॉइस हो गए। दीज एविडेंसेस आर इनवॉइस कह लो या फिर बिल कह लो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमारा कहता है पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए, अपने मतलब के लिए हम कुछ गड़बड़ी हेर फेर नहीं करेंगे, एविडेंस्ड होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे बिल वगैरह हो गए हमारे। अब हमारे प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ा सा हम और देखते हैं जो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है क्लास 11th के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या होते हैं ये हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत वास्ट एरिया कवर करते हैं, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। तो ये हो गए हमारे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बुक बना दी, ठीक है, कुछ एक पेजेस पर मान लीजिए किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस लिख दिए कि उसकी कैलकुलेशन इसी के हिसाब से होगी, ये रूल्स फॉलो करने हैं। फिर दूसरी बुक उठाई, कुछ पेजेस उठाए, उसमें उसके रूल्स रेगुलेशंस लिख दिए, ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग होगा काम। तो कुछ नहीं है, ये मान लो अलग अलग कॉपी बना ली है, ठीक है, एक में डेप्रिसिएशन के रूल्स रेगुलेशंस लिख दिए, किसी में गुडविल के रूल्स रेगुलेशंस लिख दिए, तो उनको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी बाकी हमें इतना ध्यान नहीं देना है, हो सकता है इसमें आपके 1 मार्कर एग्जामिनेशन में आ जाए थ्योरी लिखने के लिए। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं AS। आप एग्ज़ाम में फुल फॉर्म ही यूज़ कीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? गाइडलाइंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। ठीक है, रूल्स हो गए। ये भी क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि इनको सबने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? ये भी क्या है? कुछ गाइडलाइंस है, रूल्स है, ठीक है, जो फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तब। ठीक है, और इसको बनाया किसने है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मेड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है,
जब आप लोग सीए करने जाते हो, कुछ स्टूडेंट्स करने जाएंगे क्लास 12th के बाद, तो वो यहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी देख देते हैं हम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने ये एक बॉडी है, इन्होंने ये बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या पूछ सकता है आपसे, यहाँ से कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स या यूटिलिटी कुछ भी पूछ लेगा, ज़रूरी नहीं है पूछे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कंपैरिजन। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं हर साल, ठीक है, तो हम अपने पिछले साल के अकाउंट्स को अगले साल के अकाउंट्स से कंपेयर कर सकते हैं आराम से। मतलब अगर हमने पिछले साल भी सेम तरीके से अकाउंटिंग करी थी, इस साल भी सेम तरीके से अकाउंटिंग करी है, तो हम उसको कंपेयर आराम से कर पाएंगे। सेकंड हो गया मीनिंग रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबल हो जाते हैं, इन पर हम विश्वास कर सकते हैं। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बॉडी ने डिज़ाइन किए हैं, पूरा नाम है इसका, तो हाँ वो ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं, हम उन पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये सही ही होंगे, ठीक है। उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है तो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएंगी, हमें पता है कि हमें कैसे कैसे काम करना है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। एंड फोर्थ वन इज़ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं तो सब लोग अगर इनको फॉलो करेंगे, हर बिजनेस में फॉलो किया जाएगा, तो एक सब जगह यूनिफॉर्मिटी आएगी, हर इंसान हर बिजनेस के अकाउंट्स एक ही तरीके के होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमें बस इतना ही कवर करना था। अगर आपको मेरा लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।